नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो बड़ी जानकारियां हैं दोस्तों। आपको बकायदा लेटर के आधार पर समझाऊंगा कि कैसे ओआरओपी 1 के एरियर के भुगतान में गड़बड़ियां हुई हैं। जी हां, ओआरओपी 1 का एरियर दो पार्ट में था। एक था 7वें पे कमीशन से पहले का पार्ट, जो कि जुलाई 2014 से दिसंबर 2015 तक था, और दूसरा पार्ट था जनवरी 2016 से आगे का, यानी कि 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद का। क्या आपको सिर्फ जनवरी 2016 के बाद का एरियर मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जुलाई 2014 से दिसंबर 2015 के बीच का आपको एरियर भी ना मिला हो? जी हां, आपको बकायदा लेटर के आधार पर समझाऊंगा। और दोस्तों, कम्यूटेशन की अवधि कम करने के लिए जो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अब वो मुद्दा पहुंच चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, और वो भी पूर्व सैनिकों को लेकर के। और उसमें सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने कम्यूटेशन 10 साल से ऊपर दे चुके हैं, जो भुगतान कर चुके हैं, उनका भी कम्यूटेशन वापसी के लिए मांग उठी है। जी हां दोस्तों, दोनों विषयों के ऊपर आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ओआरओपी 1 के एरियर भुगतान में बड़ा खुलासा। आपको नहीं दिया गया 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक का पैसा। सीपीपीसी ने मान ली है गलती, दोबारा होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स के केस में यह हुआ है कि दिसंबर 2015 से पीछे जुलाई 2014 तक के बीच का जो एरियर है वो उनको मिला ही नहीं। उनको एरियर तो मिला, उनको लगता है कि ओआरओपी 1 का मुझे एरियर मिल चुका है, लेकिन वो एरियर मिला है जनवरी 2016 के बाद का एरियर। चलिए लेटर दिखाता हूं। अब दोस्तों, ये एक बैंक का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। अब इस सर्टिफिकेट से ओआरओपी 1 में एरियर भुगतान में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं वो सामने आता है। अभी हाल का 6 जून 2024 का ही ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। दोस्तों, इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में किस तरीके से बैंक ने माना है कि जी हां, उन्होंने ओआरओपी 1 का पूरा एरियर का भुगतान नहीं किया है पेंशनर को। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे पेंशनर हैं जिनको अपना कैलकुलेशन शीट कॉल करके अपना एरियर का भुगतान का बारे में चेक करने की जरूरत है। अब जैसे ये सर्टिफिकेट आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इस सर्टिफिकेट में जो एरियर दिया गया वो सर्कुलर 555 यानी कि ओआरओपी 1 के एरियर के बारे में बात की गई है। देखिए, CPPC Nagpur has accordingly calculated the arrear amounting to rupees 11,886 for the period from 1 July 2014 to 31 December 2015. Arrear for the period from 1 January 2016 to 30 June 2019 amounting to rupees 35,295 has already been paid on 11 सितंबर 2023। यानी कि देखिए दोस्तों, ओआरओपी 1 का जो एरियर बनता था वो 7वें पे कमीशन से पहले भी बनता था, बाद में भी बनता था, क्योंकि ओआरओपी 1 लागू हुआ है जुलाई 2014 से और 7वां पे कमीशन जनवरी 2016 से। अब ये जो पेंशनर है, इनको 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद यानी कि जनवरी 2016 से लेके 30 जून 2019 यानी कि ओआरओपी 2 लागू होने से ठीक पहले तक उनका एरियर भुगतान कर दिया गया था, जो कि 35,295 रुपए हो रहा था। लेकिन उससे पहले का यानी कि ओआरओपी 1 जब से लागू हुआ जुलाई 2014 से लेके 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2015 तक का एरियर का भुगतान सीपीपीसी ने किया ही नहीं। अब जब पेंशनर जागे तब जाकर के सीपीपीसी को ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकालना पड़ा कि 11,886 रुपए अभी हमने भुगतान नहीं किया है। तो स्पर्श में चूंकि उनका डाटा माइग्रेशन हो गया है, अभी स्पर्श को ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है कि आप 11,886 रुपए भुगतान कर दीजिए। बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ, सीनियर मैनेजर का साइन किया हुआ ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ बैंक ने नीचे उनका कैलकुलेशन शीट भी जारी कर दिया। ये देखिए, जुलाई 2014 से लेकर के दिसंबर 2015 तक का ये देखिए कितना उनका ओआरओपी 1 के हिसाब से पेंशन होना चाहिए था, जिसका भुगतान नहीं किया गया। और ये देखिए उसका पूरा डिफरेंस अमाउंट जो है बन रहा है 11,885 रुपए और 40 पैसे यानी कि 11,886 रुपए। अब दोस्तों, ये जो एरियर जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 के बीच का इन पेंशनर को मिलने जा रहा है, जो भी अमाउंट है 11,000 12,000 के आसपास है, तो ये उनको कैसे मिला? केवल और केवल सोशल मीडिया के जरिए, केवल और केवल यूट्यूब में मिली जानकारी के जरिए। इसलिए सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, जो आपके लिए सही जानकारी है। जहां से आपको सही जानकारियां मिलती हैं
उन वीडियोस को देखते रहिए। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कम्यूटेशन का मुद्दा। जी हाँ, कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से कम करके 11.5 साल या 10 साल करने को लेकर के माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन ये केस चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट के या हरियाणा गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं उनके लिए। लेकिन अब इस चीज को मांग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है कि उसी तर्ज पर जो गुजरात गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, 13 साल कर दिया, जो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने माना है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूर्व सैनिक जो डिफेंस पेंशनर हैं उनका भी कम्यूटेशन का पीरियड कम किया जाए, 15 साल से 10 साल या 11 साल किया जाए, और जो ऑलरेडी भुगतान कर चुके हैं उनका जो ज्यादा भुगतान हुआ है वो भी वापस किया जाए। ऐसी मांग सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखी गई है। जी हां, पूर्व सैनिकों के कम्यूटेशन को 10 साल करने को लेकर सीधे प्रधानमंत्री जी से मांग, अवधि 10 साल करें। गुजरात सरकार और पंजाब हाईकोर्ट की सुने केंद्र सरकार, जिनका पैसा ज्यादा कट चुका है उसको वापस करे सरकार। जी हां, ये जो सामने लेटर देख पा रहे हैं 14 जून 2024 को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने लिखा है और सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। इस लेटर में माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो कोर्ट का ऑर्डर था, अंतरिम आदेश था, उसका कॉपी भी लगाया गया है। गुजरात सरकार ने जो 13 साल किया अपने पेंशनर्स के लिए उसका भी कॉपी लगाया गया और जबरदस्त तरीके से बहुत वैल्यू एडेड पॉइंट्स डाल करके इस मुद्दे को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेज दिया गया है। अब यहाँ पर जो अंग्रेजी में समझाया गया है, जो मांगे रखी गई है, उनको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि किन पॉइंट्स के साथ, किन जोरदार पॉइंट्स के साथ इन मुद्दों को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखे गए हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एक अग्रणी संगठन है जो भारतीय रक्षा बलों के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पेंशन और अन्य कल्याणकारी मुद्दों का समाधान प्रदान करने में लगा हुआ है। आईएसएम भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से पेंशन कम्यूटेशन की वसूली और पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए निर्धारित समय अवधि से संबंधित मामले को आपके ध्यान में लाना चाहता है। ये सीधे प्रधानमंत्री जी को बोला गया है। पेंशन के रूपांतरण में यानी कि कम्यूटेशन में पेंशन भोगी को उम्र के और जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों के आधार पर उनके द्वारा सरेंडर की गई पेंशन के एक हिस्से के बदले में एक मुश्त भुगतान शामिल होता है। यह एक मुश्त राशि जिसे परिवर्तित मूल्य यानी कि कम्यूटेशन के रूप में जाना जाता है, मौजूदा नियमों के अनुसार 15 वर्षों में पेंशन भोगी की मासिक पेंशन से वसूल की जाती है। कम्यूटेशन और 15 वर्ष की रिकवरी अवधि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कम्यूटेशन टेबल तब प्रिपेयर की गई थी जब ब्याज दरें अधिक लगभग 12% थी और वर्तमान समय की तुलना में जीवन प्रत्याशा कम थी, यानी कि जो जिंदगी की जो आयु समय सीमा थी वो कम थी। हालांकि ब्याज दरों में काफी गिरावट आई है और वर्तमान में यह 7% के आसपास है। यानी कि कम्यूटेशन जब टेबल बनाया गया था तब 12% ब्याज हुआ करता था। आज के डेट में अगर 7% ब्याज है तो उसी हिसाब से कम्यूटेशन में भी ब्याज कम होना चाहिए और कम्यूटेशन का जो अवधि है वो कम किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे दोस्तों मैं समझाता हूं कि किस तरीके से पूरा जस्टिफाइड पॉइंट्स रखे गए हैं। अगला 4 नंबर पैराग्राफ जैसे देख रहे हैं, लगभग 7% की वर्तमान निम्न दरों के ब्याज लगभग 12% की पुरानी उच्च ब्याज दर धारणा के आधार पर कम्यूटेशन की वसूली जारी रखकर सरकार पेंशन भोगियों से काफी अधिक प्रभावी ब्याज दर की वसूली कर रही है, जो बाजार दरों से काफी अधिक है। यह सेवानिवृत्त कर्मियों पर सरकार का अन्याय है। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का मतलब है कि कम्यूटेशन फॉर्मूला में रिस्क फैक्टर कम हो गया है, यानी कि अभी जिंदगी की जो मृत्यु की दर है वो कम हो गई है। यानी कि किसी ने कम्यूटेशन लिया है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो कम्यूटेशन को माफ करना पड़ता है। तो जब जीवन की जो प्रत्याशा है यानी कि जीवित रहने की जो दर अगर बढ़ गई है तो इसका मतलब उसमें जो खतरा है सरकार को कि कम्यूटेशन माफ करने का खतरा है वो कम हो जाता है। वर्तमान कम ब्याज दरों और उच्च जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए कम्यूटेशन राशि की वास्तविक वसूली अवधि वर्तमान में निर्धारित 15 वर्षों के बजाय लगभग 10 वर्ष होगी। एक यह सुस्थापित सिद्धांत है कि राज्य के कार्यों को तर्कसंगत द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, तर्कसंगत और निष्पक्ष और मनमाने परिणाम नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम पर भी अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सीमाओं पर देश की सेवा की है। यानी कि पूर्व सैनिकों और सैनिकों की यहाँ पर बात हो रही है। आगे 7 नंबर पैराग्राफ में जैसे देख रहे हैं, यह उल्लेख करना उचित है कि गुजरात सरकार ने पहले ही अपने संकल्प संख्या इतना 12 अक्टूबर 2022 के माध्यम से
पेंशन के कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 13 वर्ष करने का निर्णय लिया है। प्रतिलिपि संलग्न है। गुजरात सरकार का यह प्रगतिशील कदम बदलती आर्थिक व्यवस्था वास्तविकताओं और पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता को मान्यता देता है। आगे भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, देखिए 8 नंबर पॉइंट जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश अनेजा बनाम पंजाब राज्य और अन्य शीर्षक वाले 2024 के CWP नंबर, यानी कि ये केस का नंबर है 8222 में दिनांक 15 अप्रैल 2024 के एक हालिया आदेश में सेवानिवृत्त लोगों से कम्यूटेशन की आगे की वसूली पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृश्यता इस तर्क में योग्यता पाई है कि पुराने कम्यूटेशन कारकों के आधार पर निरंतर वसूली से राज्य सरकार के कर्मचारियों का अन्याय होता है। आगे गुजरात सरकार के नीतिगत निर्णय, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायिक टिप्पणियों और निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में हम आपकी सरकार से सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों पर लागू पेंशन कम्यूटेशन नियमों की तत्काल व्यापक समीक्षा करने का आह्वान करते हैं। आगे 10 नंबर में इस समीक्षा में प्रचलित कम ब्याज दर परिदृश्य, बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा और इस धारणा को शामिल किया जाना चाहिए कि सरकार को अपने पूर्व कर्मचारियों, विशेष उन लोगों की कीमत पर खुद को अन्यायपूर्ण ढंग से समृद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आगे 11 नंबर पॉइंट, 12 नंबर और 13 नंबर में भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। हमारा दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप लगभग 10 वर्षों की संशोधित कम्यूटेशन अवधि एक उचित समाधान होगी जो सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों के वैध हितों को बरकरार रखेगी और साथ ही सरकार के लिए वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण भी होगी। आगे ये महत्वपूर्ण 12 नंबर वाला देखिए, जिन पूर्व सैनिकों ने पहले ही कम्यूटेशन के माध्यम से भुगतान कर दिया है और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, उनके प्रति निष्पक्ष रहते हुए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को रिफंड किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी मांग है और बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मांग है दोस्तों। अगला 13 नंबर पॉइंट, कम्यूटेशन के तर्कसंगत संशोधन के माध्यम से इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संशोधित करके नियमों के अनुसार सरकार अपने पूर्व सशस्त्र बलों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस लेटर में इंक्लूड किया गया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि माननीय पंजाब हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, अब वो मुद्दा डिफेंस पेंशनर के लिए भी लागू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा दिया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी के ऊपर एक्शन हो जाए। अब बहुत सारे हमारे और भी पूर्व सैनिक संस्थान हैं और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाने की जरूरत है। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे सीधे इस बात के ऊपर अगर रोक टोक ना हो, कोई फैसला ना लिया जाए, तो माननीय कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। और करना पड़े तो करना पड़े, हमें कम्यूटेशन की अवधि जो हमारा जायज हक है उसके हिसाब से कम होना बिल्कुल बनता है। इसके लिए हमारी भी सरकार से गुहार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।